देख रहे हैं अंबर टाइम। MTFE मेटावेस फॉरेन एक्सचेंज ग्रुप के स्थानीय CEO गोविंद सिंह चंद्रावत और एजेंट संदीप टांक पर 36 लोगों से 26.5 लाख रुपए ठगने का पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। बताया जाता है कि MTFI ऐप के जरिए शेयर ट्रेडिंग में हर महीने 30% तक मुनाफे का लालच देकर लोगों को ठगी का शिकार बनाया गया था। ठगी के लगातार शिकार हुए लोगों ने पुलिस को मामले की शिकायत की थी। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस कप्तान राहुल कुमार लोढ़ा ने बताया, जो लोकल क्षेत्र में रतलाम में कुछ लोगों ने शिकायत की थी MTFE के बारे में, तो उसको लेकर एक मामला पंजीबद्ध किया गया है स्टेशन रोड थाने में। चंद्रावत करके जो व्यक्ति है वो, और साथ साथ में एक संदीप टाक करके व्यक्ति है, उन दोनों के खिलाफ प्राइमा फेसी मामला कायम किया गया है। अग्रिम कार्यवाही जारी है। इसके पहले भी एक मामला आए जावरा में कायम किया गया था। दोनों में जांच चल रही है और जल्दी हम लोग उसके अंदर जांच को जो है पूर्ण रूप करके और कोर्ट के सामने आरोपी पेश करेंगे। कितनी शिकायत है, कितने रुपए का? लगभग 80 से 90 लोगों के आसपास लोगों ने शिकायत करी है और 3 से 4 करोड़ के आसपास की शिकायत है जो गबन हुआ है पैसा। उसमें और जांच करके अग्रिम कार्रवाई करेंगे। शुक्रवार देर शाम रतलाम पहुंची कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा का कांग्रेस जनों ने जगह जगह स्वागत किया। प्रमुख मार्गों से होते हुए यात्रा धान मंडी पहुंची और सभा का आयोजन किया गया। सभा में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे द्वारा सनातन धर्म को खत्म करने वाले बयान को लेकर देश भर में चल रही बयानबाजी के बीच आम सभा में रतलाम में 7 माह पूर्व हुए बजरंगबली की प्रतिमा के सामने महिला बॉडी बिल्डर द्वारा किए गए अर्धनग्न प्रदर्शन का मुद्दा उठाया गया। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा के नेतृत्वकर्ता पूर्व मंत्री और मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार अभियान समिति के सह प्रभारी विधायक जीतू पटवारी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत माता की मैं समझ गया हूं कि आपका मूड क्या है और मैं ये भी समझ गया हूं कि मुझे क्या करना है। पर चूंकि हम पिछले सुबह से आज चौथा दिन जन आक्रोश का है। ये जन आक्रोश क्यों है? इसलिए कि अभी थोड़े दिन पहले जन आशीर्वाद के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक यात्रा निकाली, अलग अलग जगह से निकाली। पिछले साल यही यात्रा शिवराज जी ने निकाली थी जब वो रतलाम भी आए थे और शायद इसी चौक पे उनकी सभा हुई थी। पर बात इतनी है कि मेरे कुछ सवाल है रतलाम की जनता से। और जब मैं दादा ये कह रहे थे गोदी मीडिया, तो मीडिया कैसी भी हो सकती है पर पत्रकार देशभक्त होता है, ईमानदार होता है। उनके लिए जरा जोरदार तालियां बजाओ। पत्रकार को क्या मिलता है, रिपोर्टर को क्या मिलता है? रिपोर्टर को एक सच्ची और अच्छी खबर की चर्चा हो तो उसको वाहवाही मिलती है। जिसने खोजी खबर की कोई अच्छी और सच्ची बात जो देश और जनता के हित की हो तो उसकी चर्चा होती है, उसको आत्मबल मिलता है। तो मैं मानता हूं दादा ने जो गोदी मीडिया की बात की, वो मीडिया दिल्ली की है। वो हो सकता है कि यहाँ के विधायक जी ने यहाँ के अखबारों को भी कवर कर रखा हो, पर यह भी जरूरी है कि एक रिपोर्टर ईमानदार होता है, किसी प्रकार की बेईमानी नहीं कर सकता। साथियों, जैसे मैंने कहा कि मैं कुछ सवाल रतलाम के इस पावन मंच से आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूं। चेतन कश्यप यहाँ के विधायक हैं, अच्छे इंसान हैं। मैं मानता हूं कि उनके पास बहुत सारी कुबेरपति है, धन बहुत है। ये भी बात सही है कि मैंने देखते हुए जब मैं पहली बार विधायक बना तो वो विधानसभा अध्यक्ष के पास आए और उन्होंने कहा कि मैं तनख्वाह नहीं लेना चाहता हूं, इसलिए लिख के उन्होंने अपनी तनख्वाह सिलेंडर की। ये विधायकों का एक भाव हो सकता है, पर एक विधायक का काम क्या होता है? एक विधायक का काम जनहित के मुद्दों को सदन में सरकार के बीच में ले जाना होता है। हमारे विधायक ने, रतलाम के विधायक ने मेरे संज्ञान में कभी नहीं आया, मैंने आज तक नहीं देखा कि चेतन कश्यप ने सदन में खड़े होकर कोई बात की हो कि ये दरवाजों की राजनीति से रतलाम की जनता का बाहर आएगी। ये मैं अनुरोध करना चाहता हूँ। स्मार्ट सिटी बनाएंगे, यहाँ पर व्यापारियों के एक प्लाट पे 2 घर की समस्या का समाधान करेंगे, हर रोज पानी देंगे, स्मार्ट सिटी में हर साल 150 करोड़ रुपए देंगे। ये सब बातें
ये क्या घोतक है? ये क्या हमारी आम जनता की कमजोरी है कि ये जो बोलते हैं हम विश्वास करते हैं, इनको चुनाव जिताते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत को देखो। जब चुनाव आते हैं तो उनकी धाराएं अलग होती है, वो बंटवारे की धाराएं होती है, नफरत की होती है, घृणा की होती है, हिंदू और मुसलमान की होती है। और जब आम समय चलता है तो इंसानियत की बातें होती है, व्यापार की बातें होती है। नरेंद्र मोदी जी आए थे, जो बातें उन्होंने 2014 में कही वो बातें फिर 2019 में नहीं कही, जो बातें 2019 में कही अब वो बातें 2024 में नहीं करेंगे। ध्यान कैसे मोड़ा जाए, इसमें मास्टर है भारतीय जनता पार्टी। शिवराज सिंह चौहान, जन आशीर्वाद चाहिए इनको। शिवराज सिंह चौहान को जन आशीर्वाद चाहिए इसलिए कि रतलाम शहर का, मध्य प्रदेश का एक एक घर से एक एक नौजवान नशा करता है। इसलिए ये मेरे कोई आरोप नहीं है, ये मेरा आरोप नहीं है। मध्य प्रदेश का जो शराब से पैसा आता है और शराब की बिक्री बताती है कि जितनी यहाँ जनता रहती है उतनी बाटलें, उतना व्यापार रोज शराब का यहाँ मध्य प्रदेश में होता है। आबकारी नीति के अंतर्गत ये रिकॉर्ड की बात है। सभा को कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने संबोधित करते हुए शहर में डबल नहीं 6 इंजन की सरकार होने की बात कहते हुए कहा कि आरएसएस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा था कि उनको पार्टी के लिए कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है, कलेक्टर ही काफी है। यात्रा के शहर विधानसभा संयोजक और जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष मयंक जाट ने संबोधित करते हुए कहा कि शहर की जनता को भाजपा ने मिनी स्मार्ट सिटी और महानगर बनाने के नाम पर बहुत सब्ज बाग दिखाए हैं। मैं आम जनता से अपील करूंगा कि वह हकीकत को जाने, सब्ज बाग में नहीं आए। धन्यवाद कि आप सब यहाँ पर आए हैं और हमें एक ताकत दी है इस रैली के माध्यम से। मैं सबसे विनम्र निवेदन करूँगा कि जो मंच के पीछे हैं वो थोड़ा आगे आ जाएं। सम्मानित साथियों, आज ये जन आक्रोश रैली हम क्यों निकाल रहे हैं? जन आक्रोश रैली हम इसलिए निकाल रहे हैं कि भाजपा की जब सरकार आई थी तो भाजपा की सरकार ने बोला था कि हमारी सरकार अंत्योदय की सरकार है। अंत्योदय की सरकार का मतलब होता है कि पंक्ति में खड़ा हुआ सबसे आखिरी व्यक्ति, उसका कभी भी किसी प्रकार का शोषण नहीं होगा, उसे पूरी सुरक्षा मिलेगी। लेकिन आप देखेंगे कि आज भाजपा की सरकार में अगर सबसे ज़्यादा किसी का शोषण हो रहा है तो वो पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति का शोषण हो रहा है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पिछले 40 साल से हमने यहाँ पर भाजपा का विधायक दिया है और अभी ये जो 10 साल हुए हैं, इस 10 साल के अंदर हम सभी ने, आप सभी ने मिलकर, रतलाम की सभी जनता ने मिलकर एक ऐसे उद्योगपति व्यक्ति को यहाँ से चुनाव जिताया जिसने कहा था कि मेरे पास एक बहुत विज़न है, रतलाम के लिए बहुत विज़न है। लेकिन क्या वो अपने विज़न पे पूरे खरे उतरे हैं? मैं मानता हूँ वो बिल्कुल खरे नहीं उतरे हैं। सम्मानित साथियों, 2013 के उनके मैनिफेस्टो के अंदर उन्होंने बोला था कि हम माही का पानी रतलाम में लेके आएंगे। ये सबसे बड़ी प्राथमिकता थी उनकी। टोटल मिला के 10 साल बीत गए। 10 साल के बाद में वो शिवराज सिंह जी चौहान को यहाँ पर लेके आते हैं और बोले हम नर्मदा का पानी लेके आएंगे। आदमी एक झटके के अंदर कैसे पलटता है, नई नई घोषणाएं करता है ताकि पुरानी घोषणाएं लोग ऑटोमेटिकली उसमें भूल जाएं। सम्मानित साथियों, यहाँ पर आपने देखा होगा कि शिवराज सिंह जी चौहान आए थे और जो बाजार बैठक वसूली की जो बात थी, जो गरीबों की एक बात थी, तो उन्होंने कैसा भाषण दिया था यहाँ से कि काहे को ऐसा आप टेंशन लेते हो, मैं आपके लिए खजाना खोल दूंगा। लेकिन हुआ क्या, वो MIC के अंदर बाजार बैठक वसूली का वापस से ठेका लेके आ गए। वापस से पर्ची काटने की बात कर रहे थे कि हम 6 महीने के हिसाब से लेंगे, साल भर के हिसाब से लेंगे। लेकिन हमारे नेता प्रतिपक्ष शांतिलाल जी वर्मा और पूरे कांग्रेस के पार्षद दल के द्वारा जब विरोध हुआ तो वो वहाँ पर जाके बोलते हैं कि हम ऐसी कुछ भी सिचुएशन नहीं लेके आएंगे। लेकिन आप इस बात को मान के चलिए कि आदमी की नियति देखिए, आदमी की नियत में जब खोट होता है तो वो क्या गरीबों को डराने के लिए था? व्यापारियों की बात करते हैं कि व्यापारी बीजेपी के साथ रहती है। मध्य प्रदेश सरकार ने एक नियम निकाला था, नगर पालिका, निगम परिषद और जो भी नगर पंचायत है, कि आपकी दुकान के सामने जितनी चौड़ी रोड रहेगी उस रोड के हिसाब से आपको नगर निगम को टैक्स देना पड़ेगा। तो व्यापारी GST भी भरे, व्यापारी प्रोफेशनल टैक्स भी भरे, व्यापारी अन्य कर भी भरे, उसके बाद में एक और कर
मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने हमारे व्यापारी भाइयों पे लगा दिया था, लेकिन जब उसका विरोध व्यापारी ने और हम कांग्रेस जनों ने किया तो उस विरोध को उन्होंने आगामी आदेश तक स्थगित करा। मतलब ये कि चुनाव आ रहे हैं तो आगामी आदेश तक उसका उन्होंने स्थगित कर दिया। क्यों? वो निरस्त क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि उनकी नीयत में खोट है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि केंद्र की सरकार ने जब जीएसटी लगाया था, उसके बाद में सारे व्यापारी लोगों ने जब उनका विरोध किया था, तब कौन भाजपा का नेता आया था आपके साथ में? मैं मानता हूं कि एक भी भाजपा का नेता नहीं आया, छोड़ दिया, क्योंकि वह चुनाव 5 साल बाद होंगे। वैसे ही अभी सिर्फ उन्होंने इस जो बिल आया था उसको स्थगित करा है। अगर आप व्यापारी भाइयों ने उन्हें जिता दिया तो आप ये मान के चलिएगा कि वो जो बिल है वो वापस आएगा और आपके जो टैक्स, जो एक्स्ट्रा टैक्स है, वो आपको नगर निगम को देना पड़ेगा। सम्मानित साथियों, मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं बोलते हुए बस थोड़ी सी इतनी बात करना चाहता हूँ कि एक बार हम सबको गौर करना चाहिए, एक बार हम सबको सोचना चाहिए कि हमारे रतलाम में क्या विकास हुआ। मिनी स्मार्ट सिटी की 2018 में जीतू भैया यहाँ पर शिवराज जी आए थे। अगले दिन पेपर में बड़ी बड़ी हेडलाइन आती है कि रतलाम को मिली मिनी स्मार्ट सिटी की सौगात। माननीय विधायक जी की मांग पर मिनी स्मार्ट सिटी की सौगात रतलाम को मिली और प्रति वर्ष रतलाम को 150 करोड़ रुपए मिलेंगे। 3 साल भाजपा की सरकार को हो गए हैं। कितने का हिसाब बन रहा है? 450 करोड़ रुपए का। क्या 450 करोड़ रुपए रतलाम शहर को मिले या नहीं मिले? आप बताएं, मिले 450 करोड़ रुपए रतलाम शहर को? झूठी बातें बोलना है। जब डिबेट होती है तो इनके जब नेता भेले होते हैं तो मैं इनके भाजपा के नेता से इतना कहना चाहूँगा कि पहले प्रिपरेशन करके तो आए। एक आदमी बोलता है कि हमारे यहाँ तो 100 करोड़ के काम हुए हैं, एक नेता बोलता है हमारे यहाँ 150 करोड़ के काम हुए हैं, एक नेता बोलता है हमारे यहाँ 250 के हुए और एक नेता बोलता है हमारे यहाँ 3 अरब के काम हो गए। क्या मजाक बना लिया भैया? कुछ तो समझ के आना चाहिए। झील रेलवे कंपनी के जो बात कर रहे थे, महापौर चुनाव से पहले झील कंपनी की बात कर रहे थे कि झील कंपनी रतलाम में लगेगी और बड़े बड़े इश्तिहार में दे दिया उन्होंने कि झील कंपनी रतलाम में आएगी और 6000 बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। चुनाव खत्म हुए और झील कंपनी रतलाम से बदनावर चली गई। मतलब कितना झूठ बोल रहे हैं। बोला आचार संहिता लगी हुई है तो अभी हम उसका कंपनी का जमीन के लिए आवंटन नहीं कर सकते। आचार संहिता खत्म हुई, पता चला आवंटन तो बदनावर में हो गया, रतलाम के हाथ में तो कुछ भी नहीं बचा। सभा मंच पर यात्रा प्रभारी श्री पटवारी सहित प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी कुलदीप इंदौरा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, प्रदेश कांग्रेस महामंत्री प्रकाश प्रभु राठौड़, पारस सकलेचा, यास्मीन शेरानी, प्रेमलता दवे, अभिषेक जाट, नेता प्रतिपक्ष शांतिलाल वर्मा मौजूद थे। आगामी दिनों में आने वाले त्योहारों को लेकर प्रशासन ने शांति समिति की बैठक की। एसपी राहुल कुमार लोढ़ा की उपस्थिति और कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी की अध्यक्षता में हुई बैठक में एक ही दिन 3 त्योहार होने पर व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। गुरुवार 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी, ईद मिलादुन्नबी और जैन समाज का पर्व है। अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन चल समारोह और ईद मिलादुन्नबी पर निकलने वाले जुलूस को लेकर चर्चा हुई। कलेक्टर ने सीरत कमेटी को जुलूस सुबह 9 बजे प्रारंभ कर दोपहर 1 बजे तक समाप्त करने को कहा। कलेक्टर ने कहा आयोजक और जनता भी अपनी अपनी जिम्मेदारी समझें और प्रशासन को सहयोग करें तो व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी। नगर निगम को गणेश विसर्जन चल समारोह के लिए रास्ते में गड्ढे और सड़क मरम्मत, प्रकाश, सफाई, पेयजल व्यवस्था करने तथा विद्युत कंपनी को विद्युत आपूर्ति, झूल रही केबल को व्यवस्थित करने को कहा। पुलिस कप्तान ने सभी से कानून व्यवस्था का पालन करने को कहा। बैठक में समिति सदस्य और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 23 उसके बाद 14 अक्टूबर को सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या, 24 तारीख को दशहरा, 23 तारीख को महानवमी और 28 तारीख को टेकचंद जी महाराज का जो समाधि उत्सव है और साथ में 28 तारीख को महर्षि वाल्मीकि जयंती का भी कार्यक्रम है। इसके अलावा जो नवदुर्ग नवरात्र पर्व अपने प्रारंभ होंगे वो एक आकर्षण है और इसी दौरान जो हमारा कालिका माता का जो मेला होता है वो भव्यता से वो इस शहर की पहचान है और भव्यता से नगर पालिका के उसमें नेतृत्व में इसको मनाया जाता है। तो ये सब पर्व बहुत अच्छी तरीके से शांतिपूर्वक संपन्न हो, इसीलिए बैठक का आयोजन किया है।
सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो बेसिक व्यवस्था है, सबसे पहले तो जो व्यवस्था होती है वो नगर पालिका की होती है। तो नगर पालिका से मेरा अनुरोध है कि जितने भी त्यौहार हैं, चाहे कोई भी त्यौहार जो अपने चर्चा करी, इन त्यौहारों पे पर्याप्त लाइट की व्यवस्था हो, सफाई हो, पानी हो। बारिश का मौसम है और काफ़ी सड़कें जो अपने जिसमें गड्ढे हो गए हैं या कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको कृपया करके गवर्नमेंट के भी निर्देश है तो उसको थोड़ा रिपेयरिंग उसकी कर ले। कहते हैं गहराते अंधेरे को कोसने से बेहतर है अंधेरे के खिलाफ एक दीप जला दो तो निश्चित ही प्रकाश फैलता है। ठीक इसी तरह बुजुर्गों को भी तीर्थ माना गया है। जब परेशान बुजुर्ग की सही देखभाल हो तो वह तीर्थ भी फल देता ही है। 105 साल की एक बुजुर्ग महिला के गिरने पर जब हड्डी टूट गई तो परिवार ने कोई भी खतरे की परवाह किए बगैर ही ऑपरेशन करवाने की ठान ली। बदनावर से परिजन बुजुर्ग महिला को लेकर रतलाम आ गए और डॉक्टर योगेंद्र सिंह चाहर को दिखाया तो उम्र देख डॉक्टर ने इसे रिस्क माना, लेकिन परिवार की हिम्मत देख उन्होंने अम्मा का ऑपरेशन करने का निर्णय किया। सुखद पहलू तो यह है कि 105 साल की अम्मा जमुना बाई की जब जांच की गई तो उन्हें शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी कोई बीमारी नहीं निकली। डॉक्टर चाहर ने शुक्रवार सुबह उनका ऑपरेशन कर रॉड डाल दी और शाम को ही जमुना बाई को उठाकर बैठा दिया। वह हर बात समझकर बातचीत भी कर रही हैं। कैसे दीजिएगा आपने और बोलो पर 100 साल के 100 ऊपर है। 100 ऊपर है तो तुम्हारा घर वाला 105 बोल रहे हैं। 100 साल के ऊपर है। अच्छा आपका बच्चे कितने हैं? बच्चा छोरा छोरी कितना? 1 साल की मतलब 100 साल की 5 साल की है। बहू नंदा मारू कुमावत ने बताया। नंदा ये अम्मा आपकी कौन लगती है? सास लगती है। एक आप बहू हैं। बहू आपने अपने सास का ऑपरेशन करवाया जी। सास की उम्र कितनी है? 105। 105। कहाँ रहती है सास? बदनावर। क्या हो गया था जो ऑपरेशन कराना पड़ा? गिर गए थे तो हड्डी टूट गई थी। कहाँ की? ये कुल्ले की। इतनी उम्र में आपने ऑपरेशन कराया, ये रिस्क कैसे लिया? ऐसे ही मन हो गया कि करवाना, भले ही मर जाए तो मर जाए, लेकिन इनको ऐसे नहीं मरने देंगे। इसके पहले आप कहाँ का गए? इसके पहले कहीं नहीं गए, हम सीधे यहीं लेके आए। तो आज इनका ऑपरेशन हुआ है। हाँ। आपको कैसा लग रहा है? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है और अम्मा को? अम्मा को भी अच्छा लग रहा है। जबकि डॉक्टर योगेंद्र सिंह चाहर का कहना है कि इतनी उम्र की अम्मा का ऑपरेशन करना मेरा पहला ऑपरेशन था। तो 5 साल की वृद्धा का ऑपरेशन किया, हालांकि इसके पहले भी हम ऑपरेशन कर चुके हैं। यह आपके अभी तक की डॉक्टर का पहला ऑपरेशन था या और भी इससे उम्र कर चुके? नहीं, 105 वाला सबसे फर्स्ट केस था जो कि 105 साल में हुआ। ये करीब 4 दिन पहले गिर पड़ी थी और उनकी कूल्हे की हड्डी टूट गई थी। और इसका सबसे खास बात यह है इनके अम्मा जी की कि इनकी सब जांच जब कराई थी तो इनका हार्ट, ECG वगैरह सब नॉर्मल था। इनको ब्लड प्रेशर नहीं है, इनको डायबिटीज़ नहीं है, इनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनका हीमोग्लोबिन नॉर्मल है। सबसे पहली बार हुआ कि 105 साल में पेशेंट पूरी तरह स्वस्थ है एंड उनके घर वाले रेडी हैं कि हाँ आप इलाज करो इनका। इतनी उम्र में ऑपरेशन के कुछ 4-5 घंटे में वो खड़ी भी हुई, बैठ भी गई। हाँ, कैसे संभव हो गया? ये इसलिए हुआ कि आजकल नई तरीके आ गए हैं। आजकल लेज़र टेक्निक आ गई है, लेप्रोस्कोपिक मेथड आ गए हैं। एक अंडर सी आर्म छोटे छोटे की होल सर्जरी से आप ऑपरेशन के बड़े बड़े रॉड डाल देते हैं, नेल डाल देते हैं, तो उसमें पेशेंट का ब्लड लॉस नहीं होता, खून का ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। तो और चीरा भी बड़ा नहीं लगता, छोटा सा चीरा लगता है। छोटे चीरे के कारण उसमें ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। तो नेक्स्ट डे पेशेंट बैठ जाता है, शाम तक पेशेंट खड़ा हो सकता है। शाम को पेशेंट अपना बिस्तर से खड़ा होकर स्टूल पर बैठ सकता है धीरे से। तो उसमें आजकल ब्लड का नुकसान ज़्यादा होता नहीं है इस चीज़। इस उम्र में ऑपरेशन हुआ है, आगे का फ्यूचर क्या दिख रहा है आपको? अब इनकी उम्र की कोई बता नहीं सकते। 1 महीने जिए तो इनके घर वालों का कहना है कि ये 10 दिन जिए या 20 दिन जिए, 1 महीने जिए, कितने भी दिन जिए, लेकिन ये स्वस्थ रहें, बेसिकली बिना दर्द के जिए, ये ज़्यादा अच्छा है। उनके घर वालों का यह कहना है कि हम तो ये अगर टेबल पे रह जाती तो भी हम इनका इलाज कराते। नहीं, इतनी उम्र आपने ऑपरेशन करा और ऑपरेशन कराने वाले की भी हिम्मत है, बहुत हिम्मत। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरे संदेश देना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं जो अपने बुजुर्ग माता पिता का इलाज नहीं कराते हैं, तो मेरा इनका कहना है कि अगर 80 साल के माता पिता हो जाते हैं या 90 साल का हो जाते हैं, उनको हड्डी टूट जाती है, उनको डायबिटीज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट की कोई समस्या आती है, तो उनका इलाज क्यों नहीं कराना? ये क्यों बोल देते कि साहब 80 साल के हो गया, इनका इलाज क्या कराना?
90 साल का हो गया, क्यों ऑपरेशन कराना, क्यों कष्ट देना। यूँ बोलते हैं कि उन पेशेंट को क्यों कष्ट देना। नहीं, पेशेंट को कष्ट नहीं देते। पेशेंट अगर 2 साल और जिंदा रहा तो बिस्तर पे पड़ा रहेगा, बिस्तर पड़ा रहेगा तो उसको बेड सोर हो जाएंगे। तो पेशेंट को तो तकलीफ है, आपको भी तकलीफ होगी, घर वालों को भी तकलीफ होगी। उसके वूंड में से स्मेल आएगी, बदबू आएगी, घर में पूरा वो लैट्रिन बाथरूम बिस्तर भी करेगा, तो और समस्या ज़्यादा आती है। पेशेंट को कष्ट होता है, परिवार को भी कष्ट होता है। परिवार का एक आदमी लगा तो उनके पीछे लगा रहता है, परिवार का एक आदमी कंटिन्यू उनके पीछे लगा रहेगा। क्योंकि कब वो पानी मांग ले, कब वो पेशाब के लिए पॉट मांग ले, कब वो लैट्रिन बाथरूम के लिए बोल दे कि मेरे को बाथरूम आया, पेशाब आया, तो एक आदमी कंटिन्यू उनके पास लगा रहेगा या फिर वो चिल्लाएंगे। तो किसी भी उम्र के आदमी का एक जन्मसिद्ध अधिकार है कि मेरा इलाज हुआ है, चाहे वो 80 साल का हो, चाहे 90 साल का हो, चाहे 100 साल का है, उसका जन्मसिद्ध अधिकार है कि मेरा इलाज करें। मैंने आपको बड़ा किया है, लेकिन तो मैं आपको आज कैसा महसूस हुआ ऑपरेशन? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एटलीस्ट अम्मा जी बैठ गई हैं, आज दर्द कम हो गया है और बिल्कुल कल से खड़ी होकर चलने लगेंगी। परिवार ने अम्मा जी का इस उम्र में ऑपरेशन करवाकर बुजुर्गों के प्रति सम्मान का ही संदेश दिया है। शहर में चोरी की वारदातों का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। डाटकी पुलिया के पास स्थित हनुमान मंदिर की दान पेटी चोर रात को उखाड़ कर ले गए। औद्योगिक थाना पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो एक चोर निगरानी करता नजर आया। बताया जाता है कि दान पेटी में करीब 30,000 रुपए होने की संभावना है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मंदिर से जुड़े भक्त चंद्र ने बताया, मंदिर में चोरी होती है और मंदिर का दान पत्र चोरी करके ले गए। क्या कुछ राशि थी, क्या है? राशि साहब 1.5-2 साल से गल्ला नहीं खुला, 2 साल तो हो गए। उनमें दान पत्र में मान के चलो आप भी 100 रुपये रोज से भी लगाओ तो आप भी लगा सकते हो, 30-40 हज़ार के आसपास। कौन लोग थे, क्या कुछ पहचान में आए? पहचान में कुछ नहीं आया, कैमरे में बता रहे हैं कि मुँह ढक रहा है, एक जना ऐसे कर रहा है, तोड़ रहा है, उधर जा रहा है। कैमरा है हमारे। कितनी बजे की घटना? आपको 1:04 में बता रहा है कैमरा। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।